है। सुनो, हाँ मेरा तो बीमारी तो नहीं है, बट गला थोड़ा सा खराब सा लग रहा है। थोड़ा क्लास में मैं ज्यादा चिल्ला जाता हूँ, तो फिर मुसीबत हो जाती है। और फिर थोड़े दिन पहले मैं थोड़ा भीग भी गया था बारिश में, और आग लगी थी पानी में, तो इस वजह से भी। हाँ वही खा रहा हूँ बेटा, ये सब रखा हुआ है देखो, ये तुम्हारे चक्कर में ये स्वालिन वालिन पता नहीं क्या क्या है जो चल रहा है काम। चलो। हाँ जी, देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या आपने ये हेल्थ वर्ड सुना है? क्या आप हेल्दी हैं? अगर आपसे पूछे कोई आप हेल्दी हैं? अच्छा, अच्छा। क्या मतलब है हेल्थी का? हेल्थ, आर यू हेल्दी? क्या मतलब है हेल्दी का? सोशल, फिजिकल एंड मेंटल, जो तीनों तरीके से फिट है, ही इज और शी इज फिट। क्लियर? अब फिजिकल का मतलब तो समझ गए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, हाथ पैर होने चाहिए। मेंटली भी समझ में आ रहा होगा, पागल नहीं होना चाहिए। सोशली का मतलब वो जो जिस समाज में, जिस कॉलोनी में, जिन लोगों के साथ वो रह रहा है, जिन लोगों के साथ वो काम कर रहा है, उसके साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसकी सोशल लाइफ कैसी है, उसको भी WHO ने हेल्थ में कंसिडर किया है। क्लियर? अब उससे रिलेटेड एक टर्म है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फिटनेस किस में आएगी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आएगी। ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है कि इस उम्र में ये जो एज है आपकी बहुत सेंसिटिव है। इसमें नए नए हार्मोन आपके ऊपर हावी होते हैं, और वो हार्मोन आपसे सब कुछ कराने की ताकत रखते हैं। लेकिन उन हार्मोन में जितनी ताकत है, अगर उनको एक सही दिशा मिल जाए तो वो बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, और अगर गलत डायरेक्शन में चले जाए तो बहुत कुछ नेगेटिव कर सकते हैं। बेटा अभी पढ़ लो ना, मॉड्यूल में ढूंढते रहना, मॉड्यूल नंबर 1 में ही है। जैसे रिप्रोडक्शन खत्म हो रहा है, एक्सरसाइज खत्म हो रही है, फिर ये चैप्टर चालू हो रहा है। सुनिए, पेज नंबर 85 बता दिया अनीशा चांद जी ने। हाँ, आरती जी ने भी बोल रही है 85 पेज नंबर पर है। चलो, कहाँ था मैं? देखो फिर मेरा भाषण अधूरा रह गया। हाँ, तो इस एज में कई मिसकंसेप्ट बन जाते हैं। तो हम चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है, समाज चाहता है कि बच्चों को वो चीज शिक्षा के रूप में दी जाए, ताकि उनके जो कंसेप्ट हैं वो सही बने रहें, या गलत है तो सही हो जाएं। क्योंकि कई बार इस हेल्थ से रिलेटेड अगर मिसकंसेप्ट बन जाते हैं तो डेथ तक हो सकती है। क्लियर? अब दूसरा क्या कारण है इसका देने का? वो है आपकी बढ़ती हुई आबादी, पॉपुलेशन। आप पता है आप दुनिया में कौन से नंबर पे आते हैं? दूसरे नंबर पे। शर्म करो, दूसरे नंबर पे हो। वादा करो मुझसे मिलके कि आने वाले टाइम पे हम इंडिया को पहले नंबर पे पहुंचाएंगे। करते हैं वादा? चलिए, जल्दी ही फर्स्ट पोजीशन पे हम इंडिया को ला देंगे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या सर हम बच्चे पैदा ना करें? आप तो कह रहे हो, आप तो कह रहे हो कि मना कर रहे हो कि हम नहीं लाएं, तो क्या हम बच्चे पैदा ना करें? नहीं, हर एक चीज एक कंट्रोल में रहे तो बेहतर है। अरे क्यों सर? अरे क्योंकि पॉपुलेशन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 के मैनर में बढ़ती है। और ये जो पॉपुलेशन इंसानों की है, इसे क्या रोटी चाहिए, इसे क्या कपड़ा चाहिए, इसे क्या मकान चाहिए? बिल्कुल सर, इसको रिसोर्सेस चाहिए, इसके बच्चे को शिक्षा भी चाहिए, घर भी चाहिए, पानी भी चाहिए। लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड हैं।
वो बढ़ते भी हैं तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 के मैनर में है। जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती है उस स्पीड से रिसोर्सेस नहीं बढ़ते। तो जो पॉपुलेशन बच गई उनको रिसोर्सेस कौन देगा? क्या महंगाई बढ़ेगी? बढ़ेगी। अरे मेडिकल कॉलेज में सीट कम नहीं है, हम बहुत ज्यादा हैं। हॉस्पिटल में बेड कम नहीं है, हम बहुत ज्यादा हैं। तो बेड बढ़ाओ ना जी, बेड बढ़ाओ। अरे साहब कितने बढ़ा देंगे? और सब चीज तो बैलेंस करनी है। बेड बढ़ाने के लिए भी तो रिसोर्सेज चाहिए, लोहा चाहिए। जिस चीज के बेड बनाओगे वो कहीं तो बनती होगी, कहीं तो उसका रिसोर्स होगा। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि आप इस पॉपुलेशन को क्या करें? कंट्रोल करें। सर पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगी? ह्यूमन की टेंडेंसी है सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, और वो टेंडेंसी जब पूरी होती है तो उसका रिजल्ट प्रेगनेंसी होता है। तो क्या हम शादियों पे बैन लगा दें, बंद कर दें शादियां? नहीं सर। क्या हम बच्चा पैदा करने से रोके इंसानों को? नहीं, उनका ये अधिकार है, नेचर ने उनको ये एबिलिटी दी है। तो कैसे रोकेंगे सर? ना तो हम उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से रोक सकते हैं, ना उनको शादियां करने से रोक सकते हैं। कपल जब साथ रहेंगे तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो इंटरकोर्स करेंगे। तो साइंस आई, मेडिकल साइंस आई और उसने बोला ठहरिए, हम प्रबंध करते हैं। तो उसने कुछ डिवाइसेस बनाए, जिन डिवाइसेस के बारे में हम इसमें पढ़ना है, और वो डिवाइसेस हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। सर ये क्या होते हैं? कि कोई कपल है जिसकी शादी हुई है, वो चाहते हैं कि हम अभी बच्चा नहीं चाहते, हम बच्चा चाहते हैं 3 साल बाद। तो सालों 3 साल बाद शादी कर लेते हैं? ये नहीं कह सकते उनको। उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है। एक बच्चे की जिम्मेदारी को उठाना आसान बात नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हम स्ट्रांग हो जाएं उसके बाद हम बच्चा करें। तो दोनों दोनों साथ साथ स्ट्रांग होना चाहते हैं। तो फिर उस केस में वो क्या यूज करेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेंगे। और जब तक वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेंगे, जब तक उनको बेबी नहीं चाहिए होगा। समझ पा रहे हैं? क्या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा यूज कर लें जिनसे गैमेट बनना ही बंद हो जाए, जिंदगी में वो इंसान कभी गैमेट ही ना बना पाए? बोलिए क्या ये सही है? नहीं। जीवन खराब नहीं करना सर। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे हमें जो मेन फोकस करना है इस चैप्टर में, किस पे करना है? पहले चैप्टर में हमने देखा कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बच्चे पैदा होने से रोके कैसे जाए। समझ पा रहे हैं? चलिए। तो इंडिया जिस हिसाब से तरक्की कर रहा था 1950s और 60s में, उस टाइम मौतें भी बहुत होती थी जब बच्चे को जन्म दिया जाता था। मां मर गई, कभी बच्चा मर गया। पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ रही, पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ रही, क्या कह रहा हूं मैं? तो ये तो अच्छी बात है सर। अरे अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कम पॉपुलेशन भी बुरी बात है। क्या किसी देश की तरक्की उसमें रह रहे लोगों पर डिपेंड करती है? बिल्कुल। अगर उसके लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो क्या वो इकोनॉमिकली आगे बढ़ पाएगा? नहीं। तो सरकार ने कहा हम इन्हें बचाएंगे, इन्हें हम सारी मेडिकल फैसिलिटीज देंगे ताकि ये बच सकें, ये स्वस्थ रह सकें, हेल्दी रह सके और हमारे नेशन को बिल्ड करने में हमारी सहायता कर सके। तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसने शुरू की क्या? फैमिली प्लानिंग। उस फैमिली प्लानिंग में कुछ गोल रखे गए, कुछ टारगेट सेट किए गए, जैसे कि क्या? अवॉइड अनवांटेड बर्थ, यानी कि जब तक कपल्स ना चाहे तब तक बच्चा ना हो। दूसरा, जब वो चाहे तभी बच्चा हो। तीसरा, वो एक बच्चा कर लिया, अब वो दूसरा बच्चा 3 साल बाद चाहते हैं, क्योंकि मां को तैयार होने में हमारी बॉडी टाइम लेती है। और डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए। तो वो भी आप किसकी हेल्प से पूरा करेंगे? फैमिली प्लानिंग की हेल्प से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक फैमिली में बच्चों की संख्या फिक्स कर देना कि इससे ज्यादा बच्चे एक कपल्स नहीं कर सकते।
तो ही इस देश में शायद कुछ ना कुछ अच्छा हो। तो फैमिली प्लानिंग के क्या क्या गोल या सर्टेन ऑब्जेक्टिव थे, क्या हमें समझ में आए? बोलिए। चलिए, देखिए लिखा हुआ है 1951 में इंडिया एक पहला देश था पूरी दुनिया में जिसने इस चीज पर ध्यान दिया। कितनी अच्छी चीज है। साले हमारे लोग ही बेवकूफ थे उस टाइम के। बेवकूफ कह लो या ना समझ कह लो या पढ़े लिखे ना कह लो, ये कह लो, वरना ये चीज किसी ने नहीं सोची। सबसे पहले इंडिया ने सोची। कितने अच्छे लोग रहे होंगे उस टाइम पर जो ब्यूरोक्रेसी में रहे होंगे। तो 1951 में एक प्रोग्राम चालू किया जिसका नाम है फैमिली प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग। क्या नाम है? फैमिली प्लानिंग। क्या गोल था इसका? टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जो रिप्रोडक्शन से लेके जो हेल्थ के इश्यूज हैं उन सबको किसी ना भी किसी तरीके से सोल्व किया जाए। सरकार पोस्टर लगवाती, हम दो, हमारे दो बच्चे, दो या तीन बस। पहला बच्चे का दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का अंतर। अरे एक सीरीज देखी होगी ना, दो बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। तो ऐसे ऐसे स्लोगन लाए गए ताकि जनता जागरूक हो कि भाई हमें दो बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं करने, है ना, हमें दो बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं करने। तो सब तरीके से सरकार ने समझाया। अमिताभ बच्चन को ऐड देने को बोला गया, है ना, सब चीजें ऐड हो रही है, पोस्टर लग रहे हैं, नुक्कड़ नाटक चल रहे हैं। लेकिन जनता तो समझते समझेगी भाई, जनता है। कभी समझे कब नहीं समझे पता नहीं। ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते वरना वोट नहीं देगी तुम, वो भी तो बात है। तो 1951 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग। जब इसने अपने गोल अचीव करने लगा, धीरे धीरे ये सक्सेसफुल होने लगा, तो इसी को 1977 में इसी फैमिली प्लानिंग का नाम बदल के कर दिया गया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ये अलग नहीं था जी, फैमिली प्लानिंग का ही दूसरा नाम था जिसको और बड़ा कर दिया गया, जिसके गोल बढ़ा दिए गए, जिसके टारगेट बढ़ा दिए गए। और अब आज के टाइम पर ये जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें सारी की सारी चीजें आ गई, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद की सारी चीजें इसमें आ चुकी हैं। तो बच्चे को कब कौन सा टीका लगवाना है, बच्चे की कब तक, कहते हैं ना 6 महीने तक दूध पिलाइए, ये सब जनता, अपन तो पढ़े लिखे हैं तो अपने ने पढ़ा, हमने समझा। लेकिन आम जनता जो है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती है, वो कहते हैं हमारा बच्चा मर जाएगा बिना पानी के, कैसे जिएगा। उसको समझाना बहुत मुश्किल है, अरे भैया आपका दूध बहुत इनफ है। तो ये सब चीजें उसमें लाई गई, है ना। महिलाओं को समझाया गया कि आप अवॉइड करें ज्यादा बच्चे पैदा करना। बहुत पुरुषों को समझ दी गई, अलग अलग स्कीम चलाई गई कि आप नसबंदी करवाइए, मोबाइल ले जाइए, नसबंदी करवाइए, पैसे ले जाइए। कई देश ऐसे भी हैं, बच्चे पैदा करो स्कूटर ले जाओ, दो बच्चे पैदा करो कार ले जाओ, तीन बच्चे पैदा करो घर ले जाओ। एक बार इंडिया वालों को भेज के देखो वहां, फिर पता चलेगा, बर्बाद हो जाएगी सरकार। और हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, हम चाहते हैं बच्चे पैदा कम। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि पॉपुलेशन एक रेंज में ही रहनी चाहिए ताकि जो जनता है वो उसको रिसोर्सेस पूरे मिल सके। तो आपको ये 3 पॉइंट यहाँ पे जो लिखे हुए हैं समझ में आए क्या? अरे कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है तुम, क्या हो गया, बोर हो रहे हो क्या? थोड़ा सा है चैप्टर, है ना। चलिए चलें आगे। हाँ, चलिए, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात करेंगे। हाँ जी आर्यन जी, थैंक यू कृतिका जी। बिल्कुल सही किया, तो यूपी गवर्नमेंट में गलत नहीं किया बेटा। कहीं ना कहीं हमारा देश पीछे होने का कारण, अच्छा आप सब लोगों ने जब 10th तक होंगे तो आपने सोशल साइंस और सोशल स्टडीज चलती हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा हमारे देश के पिछड़े होने का क्या कारण है। तो जितनी भी चीजें उसमें एक कॉमन कारण मिला होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ। अशिक्षित होने का कारण पॉपुलेशन, गरीब होने का कारण पॉपुलेशन, पिछड़े होने का कारण पॉपुलेशन। देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है। कोटा की आबादी पता है, बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लगभग 15 लाख 20 लाख होगी। स्विट्जरलैंड की आबादी कितनी नहीं है, इससे आधी होगी। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड एक देश है, समझ रहे हो।
इतना फर्क है, हमारे पास है, एरिया बहुत है, बट रिसोर्सेस तो एक टाइम पर ही है ना। तो जहां एक देश की आबादी एक डिस्ट्रिक्ट की आबादी से कम है, हमें प्राउड फील होना चाहिए। चलिए, हाँ, तो मैं किसकी बात कर रहा था? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। तो ये तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, पॉपुलेशन होगा, तो प्रेगनेंसी का होना प्राकृतिक बात है, नेचुरल बात है। लेकिन कुछ ऐसा हो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो और प्रेगनेंसी भी ना हो, तो उसको, उस मेथड को हम बोलेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो मेथड विच प्रिवेंट अनवांटेड बर्थ और प्रेगनेंसी आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। दो तरीके के हो सकते हैं, एक वो जिनको अब बच्चे नहीं चाहिए, एक वो जिनको बच्चे चाहिए लेकिन थोड़ा लेट। तो जिनको बच्चे नहीं चाहिए, हो गया भैया जी, हो गया, अब 2 बच्चे हो गए, गंगा नहा लिए, हमें नहीं चाहिए, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? टर्मिनल और परमानेंट मेथड, कि आप ये यूज कर लीजिए और फ्री रहिए। लेकिन ऐसे कपल जिनको अभी बच्चा नहीं चाहिए, थोड़े टाइम बाद चाहिए, क्या उनको भी हम टर्मिनल मेथड देंगे? नहीं, उनको हम टेम्परेरी मेथड देंगे कि जब तक आप इन्हें यूज करेंगे प्रेगनेंसी नहीं होगी, जैसे यूज करना बंद करेंगे प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं स्पेसिंग मेथड और टेम्परेरी मेथड। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो, अब टेम्परेरी मेथड में भी कुछ मेथड हैं, केमिकल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, हार्मोनल मेथड्स और नेचुरल मेथड्स। और टर्मिनल मेथड में 2 मेथड पढ़ेंगे हम, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मिलती है मेल में और ट्यूबेक्टोमी मिलती है फीमेल में। आप लोगों ने नसबंदी एक वर्ड सुना होगा बेटा, नसबंदी बहुत पॉपुलर है इंडिया में, तो वो नसबंदी यही टर्मिनल मेथड ही होता है। टर्मिनल मेथड को ही क्या बोलते हैं? नसबंदी। परमानेंट स्टेलाइजेशन, अब बच्चे नहीं होंगे। परमानेंट क्यों बोला सर इनको? कि एक बार अगर आप वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी करा लेते हैं और कुछ सालों बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं, हमको और बच्चे चाहिए, तो माफ करिए, वो अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। एक बार हो गया तो हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसा होना चाहिए। एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहला तो वो, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक उसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए, जिसमें पहला आता है यूजर फ्रेंडली। कि जो उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज कर रहा है, जो भी कपल, मेल फीमेल या दोनों, उनके लिए वो फ्रेंडली होना चाहिए। समझ में आया? जैसे कि मैं कोई पेन बना दूं जिसकी ग्रिप ही ना हो, तो मैं लिख पाऊंगा नहीं। समझ पा रहे हो? ये हेडफोन बना दिए 1.5 किलो के, तो गले में लटका पाऊंगा क्या मैं इसको? नहीं। क्लियर? क्या आवाज अब ठीक है? माइक। दूसरा, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चाहिए, बोले 5 दिन लगेंगे, अभी मंगाए अमेरिका से, या दूसरे शहर जाना पड़ेगा लेने, हमारे गांव में तो है ही नहीं। तो ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किस काम का भाई? हमें वो यूजर जो यूज कर रहा है उसको इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट इन इंडिया। सस्ती चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लोगों की। आगे, हालांकि पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं अपने पास, समझ पा रहे हो, लेकिन हम पैसा 2 ही जगह खर्च करते हैं, या तो घर बनाने में या शादी में। बाकी हमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं दिखता। समझ पा रहे हो? पैसा बहुत है भैया, पैसे की कमी नहीं। तीसरा, इफेक्टिव और रिवर्सिबिलिटी विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। इसको समझिए। क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद प्रेगनेंसी का होना नेचुरल चीज है? बिल्कुल। क्या हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करके नेचर के खिलाफ कुछ कर रहे हैं? हाँ। तो जब भी हम नेचर के खिलाफ कुछ करते हैं भैया, तो क्या होता है? साइड इफेक्ट। कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो डेफिनेटली आएंगे। आप नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो क्या करें सर? फिर बच्चे पैदा होने दें? नहीं। मैंने कहा भाई डॉक्टर लोग, ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बनाओ कि जिसका साइड इफेक्ट ना हो। डॉक्टर साहब कहेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है,
तो चलो ऐसा बनाओ जिसका साइड इफेक्ट कम से कम हो। कैसा हो? कम से कम हो, कम से कम साइड इफेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो, और रिवर्सिबिलिटी भी उसकी हो, यानी कि जब तक वो यूज करे तब तक प्रेगनेंसी ना हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट समझिए। समझ में आया सभी को? अरे बाबू बोलो, समझ में आया ना? रिवर्सिबिलिटी मतलब एक बार करा लिया तो ऐसा नहीं कि करा लिया, वापस आना चाहिए। लाइक कोई कपल कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहा है, अब वो जीवन में कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाए तो उसकी रिवर्सिबिलिटी जीरो मानी गई। तो ऐसा बोला गया भाई आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव बना रहे हो तो अच्छा बनाओ। दूसरा, इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं वो सब तभी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, जब उन्हें बच्चे चाहिए होते हैं, जब उनको अपनी आबादी बढ़ानी होती है। समझ रहे हो? जब उनको अपनी, थैंक यू केतन, जब उन्हें अपनी आबादी बढ़ानी होती है। लेकिन ह्यूमन, ये जो ह्यूमन है, ये जो मानव है, मानव ये जो दानव है, इसका इवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हो गया कि ये ना कि सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, बल्कि खुद की खुशी के लिए, फॉर देयर ओन हैप्पीनेस, फॉर देयर ओन डिजायर के लिए भी वो क्या करता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। तो जब भी वो ऐसा करेगा तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहेंगे। तो जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो जिस उस वक्त वो जो फील कर रहा है, जो हैप्पीनेस, उस हैप्पीनेस में कोई डिस्टरबेंस उसको नहीं होना चाहिए जब वो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करे। बिल्कुल इमरान, डॉल्फिन एंड ह्यूमंस ये दो हैं जो अपने प्लेजर के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, तबीयत खराब है। क्या मेरी बात समझ में आई कि आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या होना चाहिए? चलें आगे। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को? दो। तो पहला हम पढ़ रहे हैं कौन सा? पहला हम पढ़ रहे हैं केमिकल मेथड्स। कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? केमिकल्स मेथड। और ये सब किसके अंदर आते हैं? बिल्कुल टेम्परेरी मेथड्स के अंदर। आज सुबह मैं पढ़ा रहा था क्लास में ऑफलाइन, तो पता नहीं एक स्टूडेंट को ये साबुन लगा है, ये जो टुडे बन रहा है ना इधर, ये साबुन लगा उसको। आई वो शॉक्ड। साबुन है ना? तो साबुन नहीं है ये, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पैकेट है। किसी भी दवाई का जो पैकेट आता है सबका अलग अलग आता है, तो ये टुडे का पैकेट है। अब समझिए, देखिए केमिकल मेथड को समझिए कि हमें क्या करना है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। हमें फर्टिलाइजेशन को रोकना है। सर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर हमें इम्प्लांटेशन को रोकना है। तो हमें फिर इम्प्लांटेशन को रोकना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? क्या मैं गैमेट को बनने से रोक दूं? सर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वो परमानेंट स्टॉपेज ना कर दे गैमेट बनने को। अगर आप गैमेट बनने को रोक भी रहे हैं तो परमानेंटली बंद नहीं हो, इस तरीके का अगर कोई आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो ठीक है, वरना फिर आप सेकंड स्टेप पे जाइए कि आपको प्रिवेंशन रोकना पड़ेगा, प्रिवेंश करना पड़ेगा किसको? फर्टिलाइजेशन, है ना? अब देखिए वो कैसे होता है। तो पहला मेथड है केमिकल मेथड। इसमें कुछ सर्टेन केमिकल्स लाइक जेडेनएसओ4, कैमेनोफोर, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये जितने भी केमिकल्स आपको दिख रहे हैं, इन केमिकल्स को एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में मिक्स कर कर एक केमिकल तैयार किया गया। और ये देखा गया कि जब वो केमिकल स्पर्म के कांटेक्ट में आया तो स्पर्म मर गया। क्या बोला मैंने? कि वो केमिकल जब स्पर्म के कांटेक्ट में आया तो स्पर्म की डेथ हो गई। यानी कि ये कैसा एजेंट हो गया? स्पर्मिसाइडल।
साइडर मतलब किल करना, स्पर्म को किल करने वाला केमिकल हो गया। सर ये कैसे किल करता है? जैसे ये स्पर्म के कांटेक्ट में आता है, स्पर्म को चारों तरफ से कवर कर लेता है, और जैसे स्पर्म को चारों तरफ से कवर किया करता है, उस स्पर्म का ऑक्सीजन अपटेक क्या होता है? उसका ऑक्सीजन अपटेक क्या होता है? बंद हो जाता है। और जैसे ही ऑक्सीजन अपटेक बंद हुआ, स्पर्म की क्या हो जाएगी? डेथ। समझ में आया? समझ में आया? तो बिफोर कॉपुलेशन फीमेल अपनी वेजाइना में ये केमिकल्स लगाती हैं, फिर कॉपुलेशन होता है, और कॉपुलेशन के एंड में जब इजाकुलेशन होता है तो वो स्पर्म उस केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं, और फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने से पहले क्या होते हैं? बोलो, पहले क्या होते हैं? मर जाते हैं। समझ में आया? तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं सर। क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज हुआ? बिल्कुल। ये आते हैं वेजाइनल फॉर्म के, फॉर्म मतलब झाग के फॉर्म में भी आते हैं, टेबलेट के फॉर्म में भी आते हैं, ये केमिकल्स क्रीम के फॉर्म में भी आते हैं, जेली के फॉर्म में भी आते हैं। टुडे टेबलेट और फॉर्म के फॉर्म में है, निम 76 क्रीम और जेली के फॉर्म में। सर ये टुडे क्या है, निम 76 क्या है? अरे भैया आप बाजार में जाओ, आपको 10 तरह की कफ सिरप मिलेगी, अलग अलग नाम की, लेकिन 10 की 10 कफ सिरप में चीज तो सेम है, सॉल्ट तो वही है। अरे मूव लगाओ, झंडू बाम लगाओ, टाइगर बाम लगाओ, या वोलिनी लगाओ, सबके अंदर मटेरियल तो एक ही है। तो चाहे निम 76 का यूज करो, चाहे टुडे का यूज करो, उनके अंदर केमिकल तो सब में क्या होंगे? सेम होंगे। अलग अलग फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज अलग अलग बनाती हैं, अलग अलग नाम से बेचती हैं। ये टेबलेट खाते नहीं है आप। इस बक्से को, ये जो बक्सा क्या बोल रहा हूँ मैं, इस पैकेट है ना बगल में जो पैकेट है, इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, टुडे के नीचे वेजाइनल कॉन्ट्रोसेप्टिव। तो चाहे टेबलेट हो, जेली हो, क्रीम हो, फॉर्म हो, सबको हम कहाँ यूज करेंगे? वेजाइना में यूज करेंगे। टेबलेट रखेंगे, टेबलेट डिजोल्व हो जाएगी, सारे केमिकल फैल जाएंगे वेजाइना में। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ूं। ये दोनों याद रखने हैं भाई आपको, निम 76 और टुडे। वो आपको नाम दे सकता है मैच द कॉलम वाले। चलिए, हार्मोनल मेथड कौन कौन से हैं, केमिकल मेथड कौन कौन से, बताइए। क्लियर है? ये केमिकल के नाम आपको याद नहीं करने हैं। बिल्कुल कनक जी, ये जितने भी मेथड होंगे। अच्छा, इन्होंने पूछा है क्या ये केमिकल मेथड सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए हैं? तो मैं आपको बता दूं, चैप्टर के एंड में आपको रियलाइज हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किसके लिए बनाए गए हैं? फीमेल के लिए। फीमेल के लिए अनिशा जी, नॉट मेल। मैक्सिमम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किसके लिए है? फीमेल के लिए। ऐसा क्यों सर? कोई बता सकता है मुझे? अरे छोरो, कहाँ हो तुम? बोल ही नहीं रहे कोई आज। सौम्या, भाई लड़का है क्या ये? मैं तो लड़की समझ रहा था यार, सॉरी। है भाई। मोस्ट ऑफ द इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ द इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन कहाँ होते हैं? फीमेल में होते हैं। तो हमें मैक्सिमम चांस रोकने को कहाँ मिलेंगे? फीमेल में मिलेंगे। अरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को रोकना ही तो है, फर्टिलाइजेशन वहां पर, इम्प्लांटेशन वहां पर, जाइगोट का फॉर्मेशन वहां पर। क्लियर? चलें आगे। क्या आपको बात समझ में आ गई अब? चलिए चलते हैं। नेक्स्ट है अपना बैरियर मेथड। ये सब हम कौन से पढ़ रहे हैं भाई? टेम्परेरी मेथड पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तुषार जी ने एक और सवाल किया, क्या कोई साइड इफेक्ट नहीं डालेंगे? मैंने आपको इससे पहले ही बताया था,
हम नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और जब भी नेचर के अगेंस्ट काम करेंगे तो देयर विल बी डेफिनेटली सम साइड इफेक्ट, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट सबके होंगे। इसलिए तो मार्केट में बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं, बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। किसी कपल को अगर केमिकल मेथड समझ नहीं आ रहे हैं तो वो दूसरे मेथड पे शिफ्ट हो सकता है, किसी को दूसरे नहीं आ रहे तो वो तीसरे मेथड पे शिफ्ट हो सकता है। तो मेडिकल ने बहुत सारी चीजें अवेलेबल करवाई हुई है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिससे आपको कम साइड इफेक्ट हो, जो आपको ज्यादा यूजर फ्रेंडली लगे, आप उसके ऊपर जा सकते हैं। क्या किसी के दिमाग में एक सवाल नहीं आया बंधु कि सर मिलियंस में स्पर्म रिलीज होते हैं वेजाइना में, मिलियंस में स्पर्म रिलीज होते हैं वेजाइना में, तो क्या इसका मतलब एक भी स्पर्म नहीं बचता सर, सारे केमिकल मार देगा? एक स्पर्म तो होगा जो चुपके से निकल जाएगा, जो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए हर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की एक क्या होती है, फेलियर रेट। क्या होती है? फेलियर रेट होती है। नो वन इज 100% सक्सेसफुल एक्सेप्ट स्टेराइजेशन, परमानेंट ट्यूबेक्टोमी एंड वेसिक्टोमी। क्लियर? हर एक मेथड के जितने भी टेम्परेरी मेथड हैं उन सबके फेलियर रेट्स हैं, किसी की कम किसी की ज्यादा। समझ में आ गया सभी को? साइड इफेक्ट भी होंगे, फेलियर रेट भी होगा। हाँ वंशिका, बिल्कुल। चलें आगे, बोलिए। चलिए, दूसरा मेथड कौन सा आता है अपना? बैरियर मेथड। नाम से लग रहा है कि यहां पे एक बैरियर होगा, यहां पे क्या होगा? एक बैरियर होगा बिटवीन मेल गैमेट एंड बिटवीन फीमेल गैमेट। जब इन दोनों के बीच में कोई बैरियर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में कोई बैरियर आ जाएगा, तो क्या ये एक दूसरे से मिल पाएंगे? क्या एक दूसरे से मिल पाएंगे? नहीं। और जब मिल ही नहीं पाएंगे तो ससुरा फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या? अरे बोलो, बोलत ही ना, बोलो भाई, क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं सर। तो प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, हम उनको फिजिकल मीट होने से रोकेंगे। मरे तो मरे, जिंदा रहे तो रहे, मिल ही नहीं पा रहे तो कुछ होगा नहीं होगा। और इसके लिए जो सबसे बेहतरीन जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो है कॉन्डोम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है हाल ही के सालों में। सर ये बना होता है मेड ऑफ थिन रबड़ और लेटेक्स का। लेटेक्स जो आप जानते हैं जिससे रबड़ बनता है, उसकी एक शीट होती है पतली सी। ये मेल के लिए भी प्रेजेंट है और फीमेल के लिए भी प्रेजेंट है, बट इंडिया ये जो सबसे ज्यादा फेमस हैं, जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं वो मेल के थ्रू किए जाते हैं। फीमेल में इतने कॉमन ये चीज नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, जो मेल का पेनिस है, क्या वहीं से इजाकुलेशन होता है? हाँ। तो जस्ट बिफोर कॉपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट करने से पहले मेल अपने पेनिस को मेल अपने पेनिस को किससे कवर कर लेता है? इस कॉन्डम से कवर कर लेता है। और जब ये कॉन्डम से कवर हो गया और फिर जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के एंड में जब इजाकुलेशन होगा, तो जो सारे के सारे स्पर्म हैं वो पेनिस से निकलकर कहां इकट्ठा हो जाएंगे? इस कॉन्डम में इकट्ठा हो जाएंगे। क्या ये फीमेल वेजाइना में जा पाए? क्या फीमेल वेजाइना में जा पाए? नहीं। क्या फिजिकल मीट हो पाएगी? नहीं। तो क्या प्रेगनेंसी हो पाएगी? नहीं। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब जाने से बच गए तो फिजिकल मीट नहीं हो पाएगा। सरकार ने एक बहुत फेमस ब्रांड बनाया, निरोध। निरोध एक कॉन्डम का बहुत फेमस ब्रांड है जो बहुत प्रचलित है हमारे देश में। सरकारी जगह, हॉस्पिटल हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, डिस्पेंसरीज हो गई, यहाँ पे फ्री में बांटा जाता है कि आप बस यूज करिए और बच्चे कम से कम पैदा कीजिए। क्लियर है? निरोध किसका है? मेल का। हाल ही के दिनों में हाल ही के दिनों में इसका जो यूज है ना, बहुत ज्यादा बढ़ा है, सबसे ज्यादा बढ़ा है इस कॉन्डम का यूज इन यूथ। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह तो काम कर ही रहा है। ध्यान से सुनेंगे,
साथ ही साथ ये बॉडी फ्लूइड्स को भी मिलने से रोकता है। यानी कि मेल का जो बॉडी फ्लूइड है वो फीमेल से मिल नहीं रहा, फीमेल का जो बॉडी फ्लूइड है वो मेल से नहीं मिल रहा। और हम जानते हैं मोस्ट ऑफ द एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एचआईवी, ये बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं। और अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में आता है, लेकिन जब आप कॉन्डम यूज करते हैं तब वो बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं आ रहा। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह तो काम कर ही रहा है, लेकिन ये प्रिवेंट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है यूजर को इससे बहुत ही खतरनाक बीमारी से, लाइक एसटीडी और एड्स। तो इसके डबल फायदे हो गए। तो रिसेंट ईयर में इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ा है। तीसरी चीज, ये सेल्फ इंसर्टेड है। लाइक आप कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं, लाइक कोई टेबलेट, तो वो बिना डॉक्टर के कंसल्टेंसी के बिना आप नहीं खा सकते। लेकिन कॉन्डम एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो बिना किसी की सलाह, बिना किसी को बताए आप यूज कर सकते हैं। तो इससे यूजर की जो प्राइवेसी है वो भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। और कॉन्डम जो होते हैं वन टाइम यूज होते हैं, एक बार यूज करने के बाद आप उनको डिस्पोज कर दीजिए, आप इसको रीयूज नहीं कर सकते। तो क्या आपको मेरी तीन बातें समझ में आई? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी रोक रहा है, और तीसरा सेल्फ इंसर्टेड है जिससे प्राइवेसी बनी रहे। मेल के लिए भी कॉन्डम है, फीमेल के लिए भी कॉन्डम है। एज आई सेड, कोई भी 100% सिक्योर नहीं है, उन सबके कुछ ना कुछ फेलियर रेट अवेलेबल हैं, कुछ ना कुछ फेलियर रेट अवेलेबल हैं। इनके भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जो रबड़ होता है, जो लेटेक्स होता है, उससे किसी मेल के पेनिस पे ईचिंग हो सकती है, फीमेल की वेजाइना पे जो है वो ईचिंग हो सकती है, इरिटेशंस हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट सबके हो सकते हैं, है ना। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है भाई। किसी को जो है गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, किसी का गुलाब जामुन खाने से पेट खराब हो जाता है। अरे तो गुलाब जामुन खराब नहीं है, तुम उसके लिए सही नहीं हो, तो तुम दूसरी मिठाई खा लो, रसगुल्ला खा लो, काजू कतली खा लो। समझ पा रहे हो? यही बात है। तो मेल के लिए भी कॉन्डम है और फीमेल के लिए भी कॉन्डम है। तो जो मेल कॉन्डम है वो इस तरीके का दिखता है, निरोध, इसको पेनिस के ऊपर इंसर्ट किया जाता है। और अगर मैं फीमेल कॉन्डम की बात करूं तो उसका जो कॉमन नेम है वो है फेमिडोम। फेमिडोम को इस तरीके से वेजाइना और सर्विक्स तक लगा लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कॉन्डम कोई भी हो वो हमेशा एक साइड से बंद रहेगी और एक साइड से ओपन रहेगी। तो इस तरीके से फीमेल उसको इंसर्ट करती है अपनी वेजाइना और सर्विक्स तक। अब इसमें जब पेनिस इंसर्ट होगा और जब इजाकुलेशन करेगा तो सारा का सारा स्पर्म यहीं इकट्ठा हो जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। और जो फिर आफ्टर कॉपुलेशन इस कॉन्डम को निकाल दिया जाता है और डिस्पोज कर दिया जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बेटा बॉडी फ्लूइड लाइक सीमन, बॉडी फ्लूइड जो दोनों का जो सीमन है, मेल का भी और फीमेल का भी। फीमेल में भी तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम बार्थोलिन ग्लैंड सीमन रिलीज कर रही है, सर्विक्स म्यूकोसा रिलीज कर रहा है, तो वो उनके बॉडी फ्लूइड्स हैं, है कि नहीं? तो दोनों के बॉडी जो है बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। लाइक आपका ब्लड भी बॉडी फ्लूइड है। क्लियर? नहीं नहीं, यूरिन नहीं, सलाइवा भी नहीं। आगे पढ़ेंगे, जब ह्यूमन हेल्थ डिजीज पढ़ेंगे, एड्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। कॉन्डम में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है? मनीष जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप, क्या प्रेजेंट होता है ऑलरेडी? वो तो लेटेक्स है, रबड़ है, जो पेड़ से बना है। पेड़ से जो रबड़ निकलता है ना, उसको अलग अलग यूज कर सकते हैं आप, प्लास्टिक बनाने में यूज कर रहे हैं, बैग बनाने में यूज कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज है। कनक जी बिल्कुल, मैंने बोला ना साइड इफेक्ट है। 10 तारीख को है भाई आपका टेस्ट, बिल्कुल साइड इफेक्ट है। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना चाहते हैं। ज्यादा टाइम तक यूज करते हैं तो लॉन्ग टर्म में और साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे कंपेरेटिवली सेफ माने गए हैं। अच्छा, सिलेबस में बता देता हूं भाई। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा आएगा, ये जो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा रहा हूं ये पूरा आएगा। क्लियर? और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे इसके बाद, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे इसके बाद। उसमें शुरुआत का जो इन्नेट इम्यूनिटी है वहां तक आएगा।
तो कुल मिला के ये 1.5 चैप्टर है बस। आई डोंट नो अबाउट बैक सिलेबस, मैं अपना बता रहा हूँ। वो टेस्ट का जो मैसेज है, आपको टेस्ट का नोटिस बोर्ड आ गया होगा, उस नोटिस में लिखा हुआ होगा। मैं अपना बता रहा हूँ। क्लियर है सभी को? आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। अभी है 12 दिन है। अभी करंट पोर्शन तो क्लियर कर लो। मनीष जी, कोई उसमें फ्लूइड लाइक सब्सटेंस कॉन्डम में पहले से प्रेजेंट नहीं होता है। वो लुब्रिकेशन होता है। वो लुब्रिकेशन होता है ताकि जब कॉपुलेशन हो तो फ्रिक्शन कम से कम हो। चलिए बेटा, अभी मेरे पास नोटिस बोर्ड नहीं आया है टेस्ट का, मेरे पास आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं अपना पोर्शन बता दिया, तो आप ये तैयार रखिए, करंट पोर्शन तो तैयार कीजिए। क्लियर? चलिए चलें आगे, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। अभी तक हमने जो बैरियर मेथड की बात करी थी वो कॉन्डम की करी थी, जो मेल के लिए भी आते हैं और फीमेल के लिए भी आते हैं। लेकिन कुछ कुछ बैरियर मेथड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आते हैं? फीमेल के लिए। जैसे कि डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स। नाम पढ़ेंगे भाई, डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स। ये तीनों के डायग्राम आपको नीचे दिए हुए हैं। तीनों के डायग्राम आपको नीचे दिए हुए हैं, दिख रहे हैं सभी को? तो ये क्या काम करते हैं कि बिफोर कॉपुलेशन, इन डायफ्राम को, सर्वाइकल कैप को, वॉल्स को, किसी भी एक को आप कहां लगा सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। वेजाइना और वेजाइना के, आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम तो याद है? ये यूटस, ये सर्विक्स और ये वेजाइना। तो ये यहाँ पे वेजाइना के अंदर इस तरीके से ये वोल्ट या डायफ्राम ये फिट हो जाते हैं। तो जो भी स्पर्म जाएंगे वो कहाँ रुक जाएंगे? यहीं रुक जाएंगे। आफ्टर कॉपुलेशन आप इन डायफ्राम को, इन वोल्ट को, इन कैप्स को निकाल लीजिए, इनको वॉश कर लीजिए, और आप इनको रीयूज भी कर सकते हैं। आप इनको रीयूज भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? लेकिन कॉन्डम रीयूजेबल नहीं है, लेकिन ये तीनों चीज रीयूजेबल है। ये भी, इनका भी सर क्या है, कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल, ये भी प्रिवेंट करते हैं मीटिंग को। किसको प्रिवेंट करते हैं भाई? मीटिंग को। फिजिकल मीटिंग नहीं होने देते, ये भी बैरियर मेथड है। अब अगर आपको अपना कॉन्ट्रासेप्टिव का चांसेस बढ़ाना है, तो आप इसके साथ साथ, ये तो आप सर्विक्स में लगा ही रहे हो, इसके साथ साथ वेजाइना पर क्या लगा लो, जो हमने केमिकल मेथड्स पढ़े हैं ना, वो भी आप लगा लो। तो इससे क्या होगा? इंक्रीज दियर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, यानी कि जो चांसेस होंगे फेल होने के वो भी क्या हो जाएंगे? कम। अरे एक आदमी को लड़ने भेजा है, दो को भेज दो तो जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिंपल। क्लियर है? बोलो। अरे क्लियर है क्या भैया? तो स्पर्मिसाइडल एजेंट, केमिकल एजेंट, कॉन्डम, बैरियर मेथड, सर्वाइकल कैप, वोल्ट्स, और ये क्या हो गए? बैरियर मेथड हो गए। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। आगे आता है इंटेरा यूट्राइन डिवाइसेस। इंटेरा यूट्राइन डिवाइसेस, आई यू, नहीं नहीं, इतना इतना बड़ा साइज होता है कि उसमें नहीं जा पाता वो जनरली, केतन जी अंदर नहीं जा पाता, सर्विक्स तक ही रहता। चलिए आईयूडी, आईयूडी की बात करते हैं। नाम क्या है? इंटरा यूट्राइन डिवाइस। मतलब ये डिवाइस कहाँ लगेगी? मेल में कि फीमेल में? फीमेल। थैंक गॉड। फीमेल के यूट्रस में। अब इसकी सबसे पहली चीज तो ये बता दूं कि इसको यूज करने के लिए आप खुद यूज नहीं कर सकते। आपको एक्सपर्ट डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सेस की जरूरत पड़ेगी, जो वेजाइना के थ्रू इस डिवाइस को कहां फिट करेंगे? इस डिवाइस को कहां फिट करेंगे? फीमेल के यूट्रस। बहुत छोटी सी डिवाइड होती है, माचिस की तिल्ली जैसी, आपको दिख रही होगी यहाँ बगल में। तो इसको वेजाइना सर्विक्स से होते हुए कहां छोड़ के आ जाते हैं? यूट्रस में। क्लियर? ये हो गया इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था ग्रेफेनबर्ग। क्या नाम था? ग्रेफेनबर्ग। उसने एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बनाया सिल्वर का,
और उसने सिल्वर का ये आईयूडी बनाकर फिट कर दिया फीमेल के यूट्रस में। और उसने ये नोट किया कि जब तक ये सिल्वर मेड वहां पे रही तब तक वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई, तब तक वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो एक कंसेप्ट मिला साइंटिस्ट को कि यार सिल्वर ही जरूरी है या हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इस यूट्राइट्राइन डिवाइस का डेवलपमेंट हुआ और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो 3 तरह की डिवाइसेस आईयूडी पढ़ रहे हैं। 3 तरह की आईयूडी आज मार्केट में अवेलेबल है। सिल्वर क्योंकि महंगा है तो यूज होना बंद हो गया, उसकी जगह हमें सस्ते और अच्छे उपाय मिल गए तो हम उधर शिफ्ट हो गए। किसकी बात कर रहे हैं भाई? आईयूडी। क्लियर है? अब इसको समझिए। 3 तरह की आती है। पहली आती है नॉन मेडिकेटेड, जिसमें कोई दवाई नहीं है, किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं है। दूसरा आता है कॉपर रिलीजिंग आयोडीन। ये कौन से आयन रिलीज करेंगी भाई? कॉपर आयन। कौन से रिलीज आयन करेंगी? कॉपर आयन। और तीसरी है हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, मतलब ये क्या रिलीज करेंगी यूट्रस में? हार्मोन। पहली क्या रिलीज कर रही है? कुछ नहीं सर, कुछ भी रिलीज नहीं कर रही। दूसरी क्या रिलीज कर रही है? कॉपर आयन। और तीसरी क्या रिलीज कर रही है? हार्मोन रिलीज में। तो कितनी तरह की आईयूडी हो गई अपने पास? अरे बोलता ही नहीं कोई। 3 तरह की। पहली कौन सी है? नॉन मेडिकेटेड। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या है? लिपस लूप। ये दिख रहा है लिपस लूप इस तरीके का होता है। अब क्या होता है देखिए आप, जो लिपस लूप है ये किसका बना हुआ है? इस सिंपल प्लास्टिक का या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। सिंपल प्लास्टिक का या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ये थ्रेड धागा है जिसकी हेल्प से इसको निकाला जाएगा। जब हम इसको निकालेंगे, भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है टेम्पररी, जब तक रखेंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन फीमेल चाहती है कि अब आई वॉन्ट बेबी, तो इसको वहां से निकाल दिया जाएगा। इसको पकड़ेंगे, खींचेंगे, ये बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जो बना होता है वो बना होता है प्लास्टिक का या स्टेनलेस स्टील का। क्लियर? अब ये जब तक बॉडी में रहेगा तो क्या बॉडी में एज अ फॉरेन पार्टिकल काम करेगा? बॉडी में एज अ फॉरेन पार्टिकल काम करेगा? ये बिल्कुल करेगा। तो जब तक ये यूट्रस में रहेगा तब तक यूट्रस की क्या बढ़ जाएगी? यूट्रस की फेगोसाइटिक सेल्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी। पहले भी एक्टिवेटेड थी वो। फॉरेन को, वो जो स्पर्म आते हैं उनको वो ऑलरेडी फॉरेन पार्टिकल समझ रही थी, पकड़ पकड़ के खा जाती थी। मिलियंस में स्पर्म आते थे, 100-200 कहां तक पहुंच पाते थे? फेलोपियन ट्यूब तक। अब वो 100-200 भी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि पहले ही तो फेगोसाइटोसिस तो होता ही था। अब वो फेगोसाइटोसिस और ज्यादा बढ़ गया, यानी कि 100-200 जो बच के निकल जाते थे वो भी पकड़ में आ जाएंगे। क्लियर है? तो यूट्रस की वॉल का ये क्या करते हैं? यूज करते हैं फेगोसाइटोसिस किसका करवाने में? स्पर्म का करवाने में। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसको जब यूज करते हैं प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील को, तो इसके ऊपर एक केमिकल की कोटिंग कर देते हैं जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। क्या? बेरियम सल्फेट। सर ये क्यों करा? इसका देखो, ये कारण है कि जो लिपस लूप है ये यूट्रस में लगा दिया। अब मान लीजिए मिसप्लेस हो गया, आपको जब उसको निकालना था तो आपको मिल नहीं रहा है। ये आपको मिल नहीं रहा है। जब आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे? एक्सरे करेंगे। और जब एक्सरे करेंगे तो वो बेरियम सल्फेट डिटेक्ट कर देगा किसको? कि लिपस लूप इस जगह पड़ा हुआ है। फिर आप चाहे तो छोटी सी सर्जरी करके या उसको किसी ना किसी तरीके से, हमें जब लोकेशन पता हो जाएगी तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे। अब इस छोटे से लिपस लूप के लिए पूरा पेट तो नहीं चीरेंगे ना, पूरा यूट्रस तो नहीं जो है वो कट करेंगे। तो पहले हम डिटेक्ट करेंगे लोकेशन विद द हेल्प ऑफ बेरियम सल्फेट। ये बहुत पुराना मेथड है, अब कोई इसको कंट्री यूज नहीं करती। कुछ गरीब कंट्रीज हैं अफ्रीका जैसी, वहां पे ये यूज होता है। जो अच्छी कंट्रीज हैं जिनके पास पैसा है वो इन आईयूडी से नेक्स्ट आईयूडी पे शिफ्ट हो चुकी हैं, तो इनका जो यूज है अब पूरे वर्ल्ड में इतना नहीं होता। आपको इसमें क्या याद रखना है? नॉन मेडिकेटेड में एग्जाम्पल याद रखना है और इनकी मैकेनिज्म याद रखनी है कि ये कैसे काम करते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? क्लियर? आगे चलते हैं। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आयोडीन। दूसरा याद है? कॉपर रिलीजिंग आयोडीन नाम से लग रहा है कि ये क्या रिलीज करेंगी?
क्या रिलीज करेंगी? ये कॉपर आयन रिलीज करेंगी, यानी कि ये जब तक यूट्रस में रहेगी तब तक क्या रिलीज करती रहेगी? कॉपर। इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जैसे कि 2 साल के लिए आती है, 3 साल के लिए आती है, 4 साल के लिए आती है, 5 साल के लिए आती है, 10 साल के लिए आती है। किसी फीमेल को 4 साल के लिए गैप रखना है कि मेरा एक बच्चा हो गया डॉक्टर साहब, अब मैं 4 साल के पहले बच्चा नहीं करना चाहती, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? ये कॉपर रिलीजिंग आईओडी लेंगे। जब वो फीमेल कहेगी कि मैं आईओडी यूज करना चाहती हूँ, तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी लेंगे 4 साल वाली, और कहाँ इंसर्ट कर देंगे? उस फीमेल के यूट्रस। तो जब तक वो यूट्रस में रहेगी तब तक वो प्रेग्नेंट फीमेल नहीं होगी। जैसे ही 4 साल पूरे होंगे, इसका असर खत्म होगा, इसको डॉक्टर निकाल देगा। नहीं निकालेंगे, वहां रही तो ये असर तो करेगी नहीं। किसी का मन में सवाल आ रहा होगा, सर लेकिन उसका 3 साल में मूड हो गया कि नहीं मैं सेटल्ड हो गई, अब मैं बच्चा करना चाहती हूँ, तो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब इसको 3 साल में निकाल देंगे। आ रहा है समझ में? तो जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उस हिसाब से उस प्रकार की आईओडी फिट करवा लेती है। इसके एग्जाम्पल बहुत जरूरी हैं। 2 एग्जाम में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, जहां आपको सीयू दिख जाए आप समझ जाएंगे कि कॉपर रिलीजिंग आईओडी की बात कर रहा है, कॉपर टी और कॉपर 7। लेकिन एक नाम आपको याद रखना है, मल्टीलोड 375। ये भी कैसी है? कॉपर आयन को रिलीज करने वाली आईओडी है। सर ठीक है, आईओडी लगा दी, कॉपर आयन वहां रिलीज हो रहे हैं, यूट्रस में कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, ये करेगा क्या? जब स्पर्म इस यूट्रस से पास होके फैलोपियन ट्यूब में जा रहे होंगे, तब वो कॉपर आयन उस स्पर्म के साथ अटैच होंगे, और जैसे ही कॉपर आयन उस स्पर्म के साथ अटैच होते हैं तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। और मैंने बताया था आपको रिप्रोडक्शन में कि अगर किसी स्पर्म की मोटिलिटी खत्म हो गई तो फिर वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हैं आप? स्पर्म को पहले ही बेचारे को फेगोसाइटोसिस हो रहा है नेचुरली, ऊपर से बचा कुचा काम कॉपर आयन ने कर दिया, बिल्कुल टाइम टाइम फिस, कहां नहीं पहुंच पाएंगे? फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनकी स्पर्म की मोटिलिटी खत्म हो जाएगी, तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आपको इसमें यही याद रखना है, नाम, एग्जाम्पल और वो कैसे काम करता है वो। समझ में आया? बोलो, क्लियर है सभी को? बिल्कुल। चलिए, तीसरी आईयूडी कौन सी है? बोलिए भाई। तीसरी आईयूडी है हार्मोनल लीजिंग आईयूडी। पहला तो कुछ रिलीज नहीं कर रही थी, दूसरा क्या रिलीज कर रहा था? कॉपर आयन क्या कर रहा था? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर रहा था। क्लियर? सब में बेटा वायर सब में मिलेगा आपको, केतन वायर सब में मिलेगा। जब भी इसको बाहर निकालना होगा तो इस वायर की हेल्प से ही इसको बाहर निकालेंगे। क्लियर? ये हल्का सा ये वायर वेजाइना में लटका हुआ होता है, तो वेजाइना से इसको पकड़ के बाहर खींच लिया जाता है। चलिए, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी की बात करते हैं। तो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी नाम से लग रहा है इसमें क्या होगा? क्या भरा हुआ होगा? हॉर्मोन्स भरे हुए होंगे। अरे बोलिए, क्या भरा हुआ होगा इसमें? हार्मोन भरे होंगे। हार्मोन कौन से होंगे सब? बिल्कुल, जो हमने बात करी थी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होंगे। सर ये कहां से आएंगे? सिंथेटिक बनाया जाएगा। फैक्ट्री में आप सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाएंगे, उसको किस में भरेंगे? हार्मोन रिलीजिंग आईओडी में भरेंगे, और हार्मोन रिलीजिंग आईओडी कहां लगा देंगे? फीमेल के यूट्रस में। इनका एग्जांपल है LNG-20 नाम से बिकती है, प्रोजेस्ट्राट नाम से बिकती है। इनमें क्या भरे होते हैं? वही प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन। जहां भी हार्मोन आएगा ना बेटा, ध्यान रखिए, जहां भी हार्मोन आएगा या तो उसमें प्रोजेस्टेरोन होगा या उसमें प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन होगा। ये दो ही हार्मोन हम यूज करेंगे, किसको? एज अ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अच्छा, ये क्या करेगा सर? प्रोजेस्टेरोन हाई होगा तो क्या करेगा? अब आप सोच रहे होंगे, सर प्रोजेस्टेरोन तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रख रहा था। बिल्कुल, एक सर्टेन लेवल तक जब वो होता है तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, लेकिन जब आप बाहर से दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, सिंथेटिक दे रहे हैं, तो यही प्रोजेस्टेरोन उस यूट्रस को अनसुटेबल बना देगा फॉर द इम्प्लांटेशन। वो जो यूट्रस है जिसको ब्लास्टोसिस्ट को चिपकाना है, वो चिपका नहीं पाएगा, वो रिजेक्ट कर देगा कि मैं अब इस लायक नहीं बचा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा आ गया।
और ये क्या करेगा, जो सर्विक्स है ना उसको मोटा कर देगा, थिक कर देगा। वेजाइना से स्पर्म कहाँ जाएंगे, सर्विक्स में। सर्विक्स छोटा सा पार्ट है कि नहीं, नेरो पार्ट है नहीं, और वो नेरो तो पहले ही था बेचारा, उसको इसने और थिक कर दिया, मोटाई और बढ़ा दी, तो बीच में जो जो कैनाल थी ना वो और छोटी हो गई, यानी कि स्पर्म की एंट्री को रिटार्डेट करेगा, स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी। तो दो काम करेगा ये यूट्रस को अनसुटेबल बनाएगा और सर्विक्स को होस्टाइल बनाएगा फॉर द स्पर्म। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये बात थी हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीन। बिल्कुल LNG-20 वाला क्वेश्चन आया था। लीवोनॉर्जेस्ट्रोल होता है इसका मतलब, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल। क्लियर है यहां तक? बोलिए, एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। एंडोमेट्रियम। अच्छा, अब एक सवाल आया होगा, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं ला देता हूं वो सवाल कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होगा। कि इन जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम पढ़ेंगे हार्मोनल वाले, खासकर जो हार्मोन को डिस्टर्ब करेंगे, क्या इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी कि नहीं होगी, कि क्या रहेगा? भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगी, डिले चल सकती है, अल्डी आ सकती है, ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, ब्लीडिंग कम हो सकती है। लेकिन जरा एक बात सोचिए, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कोई रोक दे, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल को कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रोक दे, और वो फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई? क्योंकि फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी तो क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे नहीं अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेगी, तो उसको कैसे पता चलेगा कि यार ये मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करें इसलिए नहीं आ रही, कि मैं प्रेग्नेंट हो गई इसलिए नहीं आ रही? हर बार एससीजी टेस्ट नहीं करेगी ना, हर महीने को एससीजी टेस्ट करेगी क्या? 50-60 रुपए का किट आता है, पैसा बचाना है। तो इसलिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा भी है कि भाई फीमेल को देर सबेर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। क्लियर है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी लेकिन डिस्टर्ब रहेगी, आप याद रखिए। समझ में आ गई चीज? हर बार टेस्ट थोड़ी करेंगे बेटा, फिर ऐसा किस काम का जो हमारा पैसा पे पैसा खर्च करे। समझ में आ गया चीज आपको? कितनी तरह की आईयूडी है? कितनी तरह की आईयूडी है? 3। कौन कौन सी? कौन कौन सी? कॉपर टी में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब नहीं होगी, एज सच नहीं होगी, हार्मोन में सबसे ज्यादा होगी, हार्मोन में सबसे ज्यादा होगी। कॉन्डम में बिल्कुल नहीं होगी, नॉन मेडिकेटेड में नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब होती है वो किस में होती है, बोलो? चाहे वो हार्मोनल आईयूडी हो, कुछ भी हार्मोनल अगर हम देंगे, भाई कहने का मतलब हम फीमेल को बाहर से हार्मोन देंगे तो उसके नेचुरल हार्मोन के लेवल में दिक्कत बढ़ेगी, वो डिस्टर्ब होंगे। नहीं नहीं, कॉपर रिलीजिंग हार्मोन इज नॉट नॉन मेडिकेटेड, नो 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 नो। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इज ओनली लिपिस लूप। कॉपर टी, कॉपर 7 इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। बेटा साइड इफेक्ट सबके हैं, श्रुति जी मैं आपको बता चुका हूं, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं सबके साइड इफेक्ट हैं, लेकिन बच्चा हो जाएगा बिना चाहे, उससे बड़ा साइड इफेक्ट थोड़ी है। सह लेंगे थोड़ा, एक तरफ बेबी, एक तरफ थोड़ा सा साइड इफेक्ट, क्या चूज करोगे? क्लियर है? इसमें एक और एग्जांपल आप याद रख लें, जनरली कॉमन है, मिरेना। मिरेना भी एक आईयूडी है जो कैसी है, हार्मोनल रिलीजिंग। होस्टाइल का मतलब यह है कि स्पर्म वेजाइना में रिलीज होता है, वेजाइना से कहां जाता है, यूट्रस में, कहां से होके जाता है, सर्विक्स से होके। सर्विक्स होस्टाइल हो गया, सर्विक्स नहीं मना कर रहा है मत आओ, मैं मोटा हो चुका हूं, तुम्हारे निकलने के लिए जगह ही नहीं है, तुम निकल ही नहीं पाओगे, हार्मोन ने इतना मोटा कर दिया मुझे, सर्विक्स को थिक कर दिया, तो जगह ही नहीं बचेगी, तो स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगी। क्लियर है? समझ में आया? बोलो, चलो चलें आगे। नेक्स्ट, अच्छा, अभी तक हमने जो मेथड पढ़े हैं वो कौन से पढ़े हैं? सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, केमिकल मेथड। उसके बाद कौन सा पढ़ा था,
बेरियर मेथड, उसके बाद कौन सा पढ़ा था, आईयूडी मेथड, उसके बाद कौन सा पढ़ रहे हैं, उसके पास कौन सा पढ़ रहे हैं, हार्मोनल मेथड। तो सर क्या आईयूडी हार्मोनल मेथड नहीं था? अरे भाई हार्मोन यूज हो रहा था लेकिन हार्मोनल मेथड नहीं था, है ना, वो आईयूडी था। आईयूडी में हार्मोन दे रहे हैं, हार्मोन तो सभी जगह देने पड़ेंगे, बिना हार्मोन के कुछ हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है? क्या कमेंट है? बिल्कुल, जितनी भी हार्मोनल आईयूडी है ना, उन सब के अंदर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ही रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। हार्मोन जहां भी आ जाए दिमाग में एक ही चीज आएगी, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। क्लियर? चलिए, तीसरा आता है हार्मोनल मेथड। अब देखो बेटा, जो फीमेल हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो डॉक्टर हैं या जो बायो से संबंधित है, वो तो आईयूडी लगवा लेंगी, लेकिन एक गांव देहात की औरत, ये जो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको सोच के देखो, उसके यूट्रस में कोई चीज फिट कर रहा है डॉक्टर या नर्स, वो उसको नहीं पसंद आएगा, नहीं भैया हम नहीं कराएंगे जी, हम बच्चे पैदा कर लेंगे लेकिन हम नहीं कराएंगे। उसको नहीं कर रहा है सूट, उसकी इच्छा, उसकी बॉडी, पर्सनल इशू है सबके। तो इन दैट केस आप वो हार्मोन बोले, उससे बोलेंगे भाई सुन, गोली खा लेगी? उसने कहा हाँ गोली खा लूंगी, गोली तो बचपन से खाती आई हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, आईयूडी मत लगवाओ, हम आपको गोली दे देंगे, आप गोली खाते रहो। उसने कहा ठीक है। तो हमने वही हार्मोन आईयूडी की जगह किसमें शिफ्ट कर दिए? पिल्स में। किसमें शिफ्ट कर दिए? पिल्स में। क्योंकि पिल्स एक औरत हो आदमी हो बचपन से खाते आ रहा है, तो इजीली खा लेगा। तो pills is very effective with lesser side effect and are well accepted by the females, well accepted by the females। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि वो बहुत आसानी से खा लेगी। चलिए, अब हम बात करते हैं फीमेल ओरल पिल्स। इसमें दो तरह की ओरल पिल्स पढ़ेंगे, एक तो वो ओरल पिल जो डेली खानी है, एक फीमेल को रोज खानी है। अब इनके नाम सुनो आप, माला एन, माला डी। एक औरत को कितना अच्छा लगेगा सुन के, अच्छा माला, मेरी सहेली का नाम था जी, मैं जब 7वीं कक्षा में पढ़ती थी तो माला पढ़ती थी मेरे साथ। साइंटिस्ट लोग कितना साइकोलॉजी से खेलते हैं। इसके आगे को नाम पढ़ेंगे सहेली, अरे वाह, मैं तो सहेली है, सहेली खानी है, साइकोलॉजिकली बहुत है। समझ पा रहे हो? इनमें भी वही सिंथेटिक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भरे हुए हैं जी, पर नाम दे दिया, साइकोलॉजी दे दी, इजीली एक्सेप्टेड कर लिया। समझ पा रहे हैं आप? तो माला एन हो, माला डी हो, इनकी फेलियर रेट देखिए आप, बहुत कम है, इनकी फेलियर रेट बहुत कम है। इनमें क्या आएगा सर? इनमें वही आएगा भैया, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन और सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? चलिए, मैंने क्या बोला, ये डेली ओरल पिल है, मतलब डेली खानी है जी, रोज खानी है। आप चाहते हैं कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना चाहते हैं तो आप शुरू कर दीजिए, और आपको रोज खानी है, हर दिन खानी है, महीनों तक खानी है, जब तक आप क्या नहीं चाहते, बच्चा नहीं चाहते। तो आप यहां देख पा रहे होंगे इस टेबलेट के पैकेट में, क्या आपको 28 टेबलेट दिख रही है? बिल्कुल सर, 28 टेबलेट दिख रही है। डेली, डेली खानी है। और जैसे मान लीजिए आपने 1 तारीख को शुरू करी, 2 बजे खाई दिन में, तो आपको 2 तारीख को भी कितने बजे खानी है? 2 बजे, मतलब 24 घंटे फिक्स होने चाहिए, 24 घंटे फिक्स होने चाहिए। सर किसी दिन मिस हो गया तो अगर एक दिन मिस हो गया तो अगले दिन आप 2 खा सकते हैं। तो सर मैं 4-5 दिन के एक साथ खा लूं तो नहीं, प्लीज डोंट डू दैट। एक दिन मिस हुई तो अगले दिन 2 खा सकते हैं, दैट्स इट। तीसरे दिन मिस होगी तो अब वो असर नहीं करेगी। इसका मतलब आपको हर 24 घंटे में एक गोली फिक्स टाइम पे लेनी है, चाहे रात को 9 बजे लें, चाहे सुबह 9 बजे लें, चाहे दिन के 9 बजे, कभी भी लें, लेकिन एक फिक्स टाइम पे आपको एक गोली खानी है और हर रोज खानी है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 28 गोलियों का एक पैकेट दिख रहा है आपको, जिसमें 21 गोली तो अलग कलर की है और 7 गोली अलग कलर की है, दिख रही है आपको? तो वैसे, तो देखो, वैसे तो डॉक्टर ने जो बनाई थी वो 21 गोली ही बनाई थी, कि आपको 21 गोली ही खानी है, 7 गोली नहीं खानी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो 21 गोली खानी है तो सर ये 7 गोली क्यों उसके जीवन में आपने दे दी? 21 गोली खिला देते। अरे भैया 21 गोली खाई, फिर 7 दिन बंद करेगी, फिर अगला जो 7 दिन बाद वापस चालू करनी, भूल गई तो
तो कंटिन्यूटी बनी रहे, वो गोली खाना की आदत उसकी बनी रहे, समझ गए, भूलेगी नहीं। तो वो 21 दिन तो कौन सी खाएगी, हार्मोन वाली, उसको 21 दिन की जरूरत है। और 7 जो टेबलेट दी है ना उसको, ये होती है फॉल्स टेबलेट, इनके अंदर कुछ नहीं होता, खाली गोलियां होती हैं, बस खाओ और घुल जाएंगी, कुछ असर नहीं करेंगी। या फिर आजकल देने लग गए आयरन की गोली, क्योंकि जब ब्लीडिंग होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो आयरन का लॉस होता है, तो वो आयरन की जरूरत को पूरी कर दे, इसलिए गोली होती है। क्लियर है? नहीं, रोज लेना पड़ेगा जी, सेक्सुअल इंटरकोर्स से इसका लेना देना नहीं है, रोज लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो 28 टेबलेट है, 28 में से 7 तो आयरन वाली है और 21 जो काम की है वो हार्मोन वाली है। तो सर जब 21 हार्मोन वाली है तो 7 क्यों दे रहे हैं, यदि कंटिन्यूटी बनी रहे, वो 21 खाएगी। ऐसा नहीं है कभी एक सफेद गोली खा ली फिर आयरन वाली खा ली, नहीं, फिक्स है, ऐसे चलेगा इसका कार्यक्रम। ये पहले कौन पूरा होगा, पहले कौन पूरा होगा, सफेद गोली, और फिर 7 दिन कौन सी खाएंगी, काली गोली, फिर वापस अगले दिन कौन सी खाएगी, सफेद गोली। फिक्स है इसका, ऐसा नहीं कहीं से भी कहीं से कुछ में लिखा हुआ आता है, ऐसे चिन्ह बने हुए आते हैं, एरो बने हुए आते हैं, ऐसे ऐसे एरो बने हुए आते हैं कि भाई पहले आपको ये खत्म करनी है फिर ये खत्म करनी है। क्लियर है आपको? क्या है ये समझ में आया? मैकेनिज्म हम पढ़ाएंगे। अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें है, क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन और सिंथेटिक एस्ट्रोजन। क्या है इसमें, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन और सिंथेटिक एस्ट्रोजन है। सर उससे क्या हुआ, अरे बॉडी में जब प्रोजेस्टेरोन हाई रहेगा, एस्ट्रोजन हाई रहेगा, तो क्या एफएसएच और एलएच लो बना रहेगा, याद है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जब एफएसएच और एलएच लो बने रहेंगे तो क्या ओव्यूलेशन होगा, नहीं होगा, ओव्यूलेशन होगा, नहीं होगा। तो जो डेली ओरल पिल्स हैं वो प्रिवेंट करती हैं ओव्यूलेशन को, ओव्यूलेशन नहीं होने देती। और जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, चाहे कितने ही स्पर्म चले जाए। ये तो बात हो गई कौन सी, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन की गोली जो आती है। एक गोली आती है जो ओलनी, किस जिसमें ओलनी क्या आता है, प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा ताकि स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी, तो फर्टिलाइजेशन क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप सिर्फ प्रोजेस्टेरोन वाली खाना चाहते हो कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन वाली खाना चाहते हो। अब आप सोचोगे सर इसमें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, आप इसमें सोचोगे इसमें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हाई है, शेड ऑफ ही नहीं होगा। तो 21 दिन तक हमें हार्मोन वाली खानी है, और जो 7 दिन है ना उसमें नहीं खानी है। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नीचे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अरे यही सोच रहे थे एकता जी, हमें पता है ना बच्चे क्या सोचे। तो उस टाइम पे 7 दिन तक क्या होगा भाई, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग में इंटरकोर्स नहीं किया जाता, तो उस टाइम भी प्रेगनेंसी से बचा जाएगा। तो वो जो 7 दिन हम आयरन की या फॉल्स टेबलेट खा रहे हैं तब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल गया मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई, हमारे 21 दिन की जो गोलियां हैं वो हमारी सफल रही। फिर जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग खत्म होगी, वापस आप पहली गोली चालू कर दें, 21 दिन तक खाएं, फिर आपकी ब्लीडिंग फेज आ गई, क्या चालू हो जाएगी तब तक, आपकी फॉल्स टेबलेट। समझ में आया क्या सभी को? अरे बोलो, बिल्कुल। स्केंटी मतलब चिपचिपा, सर्वाइकल म्यूकस थिक हो गया, थिक हो गया तो क्या हो जाएगा, स्पर्म की एंट्री रिटार्डेड हो जाएगी, चिपचिपा हो जाएगा तो स्पर्म चिपक जाएंगे। बिल्कुल सौम्या जी, बिल्कुल सौम्या, सही कहा आपने। क्लियर? हाँ जी, फीमेल के लिए ही है ये पिल्स, ओव्यूलेशन मेल में थोड़ी होगा, फीमेल में ही तो होगा। क्लियर है क्या? तो ये तो कौन सी पिल थी, डेली ओरल पिल्स, जो फीमेल को रोज खानी है। फिर आई एक और, कौन आई, फिर कौन आई, सहेली। कौन आई, सहेली, बहुत शानदार रिवॉल्यूशन ला दिया इसने औरतों की जिंदगी में, और औरत के इन दर्द को, रोज गोली खाने के झंझट को दूर किया हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने। CADRI नाम सुना होगा, लखनऊ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो लखनऊ में है, वहां के साइंटिस्ट ने गोली बनाई कि यार बेचारे औरतों को क्यों रोज गोल गोली खिलाओ, तो हमने एक गोली बनाई है जो कैसी है,
वीकली। कैसी है? वीकली, यानी कि हफ्ते में सिर्फ एक बार खानी है। हफ्ते में सिर्फ ऐसी एक बार खानी है। शुरुआत के कुछ महीनों में हफ्ते में 2 बार खानी होती है। जैसे मान लो आपको 1 महीने तक, 1 साल तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो शुरू के 2 या 3 महीने हफ्ते में 2 खाइए, और 3 महीने बाद हफ्ते में एक एक कर दीजिए। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? वीकली। अच्छा, इससे पहले जो मैं ओरल पिल दे रहा था, क्या उसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन थे? इसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नहीं है। तो मतलब ये कैसी गोली है? नॉन स्टेरॉइडल। कैसी है? नॉन स्टेरॉइडल। इसके बहुत कम साइड इफेक्ट हैं और एक अच्छी खासी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। सर इसमें ऐसा क्या है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी नहीं है और फिर ये कैसे प्रिवेंट कर रही है? तो ध्यान से सुनिए। आपका जो एंडोमेट्रियम था, उसके ऊपर रिसेप्टर थे। उसके ऊपर रिसेप्टर थे किसके? एस्ट्रोजन के। बॉडी में जैसे ही एस्ट्रोजन आएगा, किससे चिपकेगा? इन रिसेप्टर से चिपकेगा, और इस एंडोमेट्रियम को क्या कराएगा? थिक कराएगा। एंडोमेट्रियम को क्या कराएगा? थिक कराएगा। लेकिन ये जो सहेली है, ये जो सहेली है ना, इस सहेली में जो केमिकल्स हैं, इस सहेली में जो केमिकल्स हैं, वो केमिकल इस एंडोमेट्रियम के ऊपर प्रेजेंट एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। एंडोमेट्रियम के रिसेप्टर को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं इस सहेली के केमिकल्स। अब कितना ही एस्ट्रोजन आए, क्या इस रिसेप्टर से जुड़ पाएगा? नहीं। क्या एंडोमेट्रियम मोटी हो पाएगी? नहीं। अरे एंडोमेट्रियम मोटी नहीं हुई, चाहे फर्टिलाइजेशन हो गया हो, ब्लास्टोसिस्ट आ गया हो, अरे चिपकेगा कहां? एंडोमेट्रियम तो मोटी हुई नहीं, एस्ट्रोजन ने अपना काम किया ही नहीं। इसलिए क्या इसको लिख सकते हैं? इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत कम और बहुत कम समय के लिए देखने को मिलती है, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रॉपर नहीं चिपक पाता, तो इनफ अमाउंट में एंडोमेट्रियम मोटी नहीं हो पाती। बहुत थोड़ी सी एंडोमेट्रियम मोटी होगी, वो शेड ऑफ हो जाएगी। समझ आ रहे हो? फर्टिलाइजेशन होने दो जी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन से क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो तब पड़ेगा जब जायगोट इम्प्लांट हो जाए, और जायगोट अगर इम्प्लांट हो गया तो दिक्कत है। जायगोट इम्प्लांट कब होगा? जब एंडोमेट्रियम मोटी होगी। एंडोमेट्रियम को मोटी कौन करेगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को चिपकने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो एंडोमेट्रियम मोटी नहीं होगी। और इसमें जो केमिकल्स आते हैं वो है सेंटक्रोमेन और ऑर्मेलोक्सिफेन। ये 2 केमिकल हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन एक्टिविटी एंड कॉज कॉन्ट्रासेप्शन। क्या बात समझ में आई? हफ्ते में एक बार खाओ, इम्प्लांटेशन से छुटकारा। क्लियर? हाँ, इसकी फेलियर रेट थोड़ी ज्यादा है कंपेरेटिवली, लेकिन हफ्ते में एक बार खानी है। हाँ केतन जी, आप बोलो ना बेटा, यहाँ पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, जहां आपको पूछना है आप पूछिए। थोड़ा देर हो सकती है व्हाट्सएप पे ड्यू टू द बिजी शेड्यूल, लेकिन जवाब जरूर आएगा। चलिए भाई, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? सप्रेस कर देती है प्रोलिफरेटिव स्टेज ऑफ एंडोमेट। क्लियर है सभी को? चलिए आज तक यहीं तक पढ़ेंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल अगर आपको एनसीईआरटी में डाउट हो वो लेके आइए, आपको आपके मॉड्यूल के एक्सरसाइज में डाउट हो वो लेके आइए। क्लियर? नंबर मैंने दिया था, वापस दे रहा हूं। चलिए, क्लियर? तो वहां पे क्वेश्चन पता नहीं कहाँ चला गया केतन जी आपका, पता नहीं आपने टाइप किया कि नहीं। अरे गॉसिपोल आगे आएगा ना बेटा, आगे आगे मत भागो, गॉसिपोल आ जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी लेकिन बहुत कम। क्यों करेंगे केतन ऐसा? ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बेटा, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। देखिए आप उसको बंद क्यों करेंगे? वो तो फीमेल की एक फिजियोलॉजी है। मैं आपका पाचन बंद कर दूं, आपका रेस्पिरेशन बंद कर दूं, आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? उसी तरीके से वो तो फीमेल का नेचुरल चीज है। उसको आप हाइपोथेटिकली बाहर से क्यों बंद करना चाहते हैं? क्या होगा उसको बंद करने से? आप जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहते तब तक आप यूज करें मेडिसिन। नेचुरली अगर बंद हो रहा है, नेचुरली अगर बंद हो रहा है तो वो एक अलग चीज है, उस केसेस में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती। नेचुरल अगर बंद हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन आप बाहर से मेडिसिन देके बंद करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी।
बिल्कुल बिल्कुल उसका बिल्कुल सिमरन, बिल्कुल। चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।